अस्सलाम वालेकुम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशंस के बारे में बात की थी। आज के लेक्चर में हम एक स्पेशल केस के बारे में गुफ्तगू करेंगे जिसे हम कहते हैं रिलेशन ऑन सेट, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अपनी गुफ्तगू स्टार्ट करने से पहले हम जरा थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं पिछले लेक्चर का, और हम देखते हैं कि रिलेशंस क्या होते हैं। A subset R of the Cartesian product A cross B is called relation from set A to set B। यानी रिलेशन जो है किसी भी दो सेट्स के दरमियान उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। और इसके अंदर एलिमेंट्स कौन से होते हैं? इसके अंदर वो एलिमेंट्स होते हैं जो ऑर्डर्ड पेयर्स हो, क्योंकि दो ही सेट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दो से ज्यादा भी सेट्स हो सकते हैं किसी रिलेशन के अंदर, बट अभी हम चूंकि दो की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर्स को टू टपल्स भी कहते हैं। और अगर हमारे पास थ्री सेट्स हों और उनके ऊपर अगर हम रिलेशन डिफाइन करें तो वो थ्री टपल्स होंगे। अगर चार सेट्स हों तो उनको हम फोर टपल्स देखेंगे। लेकिन अभी हमारी जो डिस्कशन है वो दो सेट्स तक महदूद है, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, जिनके अंदर जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए से होगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट डी से होगा। ऐसा रिलेशन जिसके अंदर सिर्फ दो सेट्स इन्वॉल्व हो उसको हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। और अगर हम इसको फॉर्मली डिफाइन करें तो हम कहेंगे लेट ए एंड बी बी द सेट्स, अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस डी। ठीक है, अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक सेट है ए, उसके एलिमेंट्स हैं 0 1 2। एक दूसरा सेट है बी, उसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसका क्रॉस प्रोडक्ट उन तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होगा जिसमें पहला एलिमेंट सेट ए से होगा और दूसरा एलिमेंट सेट बी से होगा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके ऊपर अगर हम रिलेशन वगैरह डिफाइन करें तो ये एक रिलेशन है R1 इज इक्वल टू 0 A 0 B 1 C। एक और रिलेशन है R2, एक और रिलेशन R3 R4, ये आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ऐसे कितने सेट्स बनाए जा सकते हैं या ऐसे कितने रिलेशंस बनाए जा सकते हैं, इसका इन्हिसार है ए क्रॉस बी की कार्डिनैलिटी के ऊपर। ए क्रॉस बी की जो कार्डिनैलिटी है उसको 2 की पावर में लें तो जो आंसर आएगा वो आपके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस होंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम इसी ए क्रॉस बी के सेट को देखें तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 2 की ताकत हम अगर 9 लें तो ये बनता है 512। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने पॉसिबल हैं? 512। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो खाली सेट है या एम्प्टी या फी जिसको बोलते हैं वो भी एक रिलेशन हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, कुछ बच्चे इसकी जो कोऑर्डिनैलिटी है उसको गिनने में गलती क्या करते हैं कि वो 0 को एक एलिमेंट गिनते हैं, ए को दूसरा, फिर 0 को तीसरा, बी को चौथा, और इसी तरह से वो टोटल कोई 18 से 20 एलिमेंट्स गिन लेते हैं। ऐसा नहीं है। सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट्स हैं वो दो एलिमेंट्स। ठीक है, तो जब आपने उसकी कोऑर्डिनैलिटी चेक करनी है या कोऑर्डिनैलिटी नोट करनी है, आपने ऑर्डर्ड पेयर्स गिनने हैं कि ऑर्डर्ड पेयर्स की तादाद कितनी है, ना कि ऑर्डर्ड पेयर्स के एलिमेंट्स की तादाद को गिन लेना है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि रिलेशन ऑन अ सेट से क्या मुराद है। लेकिन उससे थोड़ा सा पहले मैं ये डिस्कस कर लेता हूं कि अगर हमारे पास कोई सेट ए हो तो क्या उसके अपने ऊपर भी क्रॉस प्रोडक्ट लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। मेरे पास अगर कोई एक एलिमेंट सेट हो ए तो मैं ए क्रॉस ए कैलकुलेट कर सकता हूं। ओरिजिनली ये एक ही सेट है जिसके ऊपर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, बट हाइपोथेटिकली ये दो सेट्स हैं। ठीक है, सो ए क्रॉस ए विल बी इक्वल टू सेट 1 2 3 क्रॉस सेट 1 2 3। और इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे उनमें पहला एलिमेंट इस सेट से होगा, दूसरा एलिमेंट इस सेट से होगा। ठीक है, तो ये चूंकि एक ही सेट है उसी के ऊपर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ओरिजिनली एक ही सेट के ऊपर हो रहा है, लेकिन हाइपोथेटिकली या क्रॉस प्रोडक्ट की अगर आप डेफिनेशन देखें तो उसके एतबार से ये दो सेट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने आपको बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर अगर आपने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने हैं तो आपने पहले
सेट की कोऑर्डिनैलिटी को लेना है, इसकी कोऑर्डिनैलिटी कितनी है 3, फिर दूसरे सेट की कोऑर्डिनैलिटी को देना है, इसकी कोऑर्डिनैलिटी कितनी है 3, यानी 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9, यानी इसके अंदर जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे 9, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, अच्छा ये 2 3 सॉरी रिपीट हो गया, इसमें एक दफा आना है 2 3 3 1 3 2 3 3, तो ये हमारे पास एक सेट ये है, ठीक है। अब इसके कितने पॉसिबल रिलेशंस हो सकते हैं, तो वो वही फार्मूला है कि हमने 2 की ताकत में लेना है 2 की पावर 9 विच इज इक्वल टू 512 या 512, 512 पॉसिबल रिलेशंस हैं सिर्फ इस ए क्रॉस ए के ऊपर, ठीक है। तो अब हम डिफाइन करते हैं कि रिलेशन ऑन अ सेट को हम अगर फॉर्मली डिफाइन करें तो कैसे लिखेंगे, अ रिलेशन ऑन सेट ए इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, इन अदर वर्ड्स अ रिलेशन ऑन सेट ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। तो ए क्रॉस ए अभी हमने कैलकुलेट किया है, क्या होता है कि ए क्रॉस ए हम आपके सामने इसके ऊपर अगर हम रिलेशन डिफाइन करना चाहें तो वो इस तरह से होगा, और भी बहुत सारे रिलेशंस बन सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल 512 पॉसिबल रिलेशंस हो सकते हैं इस ए क्रॉस ए के ऊपर, और हम उनको कहेंगे रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है। अगर हमारे पास 2 सेट्स होते थे तो हम कहते थे कि रिलेशन ऑन ए टू बी। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक और सेट है और इसके ऊपर हमने एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है आर विच इज इक्वल टू ए बी इज एन ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए डिवाइड्स बी, यानी ये जो रिलेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस खास रिलेशन में वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जिनमें जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल हो, यानी b इज डिविजिबल बाई a, जो हमारा b होगा वो a से डिविजिबल होगा, और इसको हम मैथमेटिकली क्या कहेंगे, a डिवाइड्स b। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, a क्रॉस a ये हमारे पास निकल आया, ठीक है। अब हम इसके ऊपर क्या करते हैं, रिलेशन डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। पहला हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर है वो है 1 1। अब अगर आप इस 1 1 को देखें तो इसमें जो सेकंड एलिमेंट है वो है 1 और फर्स्ट एलिमेंट है वो है 1। क्या ये सेकंड एलिमेंट पहले एलिमेंट से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, 1 कैन बी डिवाइडेड बाय 1। सिमिलरली अगला है 2 1, यानी पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा एलिमेंट है 2, जो 2 है वो भी 1 से डिविजिबल है, ये भी हमारे रिलेशन का हिस्सा होगा। 3 भी 1 से डिविजिबल है, ये हमारे रिलेशन का हिस्सा होगा। 4 1 से डिविजिबल है, ये हमारे रिलेशन का हिस्सा होगा। 2 1, इसमें जो 1 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, ये हमारे रिलेशन का हिस्सा नहीं होगा, ये हमारे रिलेशन का हिस्सा नहीं होगा। इसके आगे है 2 2, 2 2 दोनों आइडेंटिकल हैं, एक ही जैसे एलिमेंट्स हैं, तो ये लामुहाला तौर पर 2 इज डिविजिबल बाय 2, ये हमारे रिलेशन में शामिल होगा। 2 3 ये रिलेशन में शामिल नहीं होगा बिकॉज 3 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली 2 4 ये हमारे रिलेशन का हिस्सा होगा बिकॉज 4 इज डिविजिबल बाय 2। 3 1 को देखें, ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। 3 2 को देखें, ये नहीं करता, ये भी पार्ट नहीं होगा, ये भी पार्ट नहीं होगा। 3 3 हमारे रिलेशन का हिस्सा होगा, 3 4 ये रिलेशन का हिस्सा नहीं होगा। 4 1 नहीं होगा, 4 2 नहीं होगा, 4 3 नहीं होगा, और 4 4 भी हमारे रिलेशन का हिस्सा होगा क्योंकि 4 इज डिविजिबल बाय 4। तो ये हमारे पास आ गया हमारा फाइनल रिलेशन। इसमें आप देखें जितने भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनमें सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल है। इसको डिनोट करने के लिए हमने 3 नोटेशंस की बात की थी, इनमें से एक तो यही हमने देख ली कि सेट के जरिए से दिखाया जाता है। दूसरा तरीका हमने देखा था कि हम टेबुलर मेथड के जरिए से दिखा सकते हैं, यानी एक टेबल बनाते हैं जिनमें जो रोज हैं वो पहले सेट पर मुश्तमिल होती हैं,
जो कॉलम्स हैं ये दूसरे सेट पर मुश्तमिल होते हैं। इस केस के अंदर रिलेशन ऑन सेट के अंदर पहला सेट भी ए है और दूसरा सेट भी ए है, लिहाजा रोज और कॉलम जो हैं ये आइडेंटिकल नजर आएंगे और इनके ऊपर जहां जहां हमारा रिलेशन डिफाइन होगा वहां वहां पर हम क्या करेंगे, क्रॉस लगा देंगे। तो 1 1 हमारे रिलेशन का हिस्सा है तो क्रॉस लग गया, 1 2 रिलेशन का हिस्सा है तो क्रॉस लग गया, 1 3 है, 1 4 है, 2 2 है, 2 4 है, 3 3 है और 4 4 है। यहां पर हमने क्रॉस लगा दिए और जो एलिमेंट्स या जो ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे रिलेशन का हिस्सा नहीं बन सकते उनको हमने इसमें क्रॉस नहीं लगाया। अब ऑर्डर्ड पेयर कैसे हमने यहां से निकालने, ये हमारा जो रोज हैं ये हमारे पहले एलिमेंट को डिनोट करेंगी और जो हमारे कॉलम्स हैं ये हमारे दूसरे एलिमेंट को डिनोट करेंगे। तो ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये पहला है, ये दूसरा, ये वाला पहला है और ये दूसरा। इसी तरह से 2 2 और इसी तरह से 2 4, 2 पहला है, 4 दूसरा है। इसी तरह से 3 3, तो 3 पहला है, ये 3 दूसरा है, ये 4 पहला है और ये 4 दूसरा है। दूसरा तरीका जो हमने, यानी तीसरा तरीका बल्कि हमने जो देखा था वो है एरोग्राफ के जरिए से, जिसमें जो फर्स्ट हमारा एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का उससे एक डायरेक्टेड एरो निकलता है जो दूसरे एलिमेंट तक जाता है। जैसे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं 1 से एक एरो निकल रहा है और ये दूसरे 1 तक जा रहा है, फिर 1 से एक और एरो निकल रहा है, ये 2 तक जा रहा है, फिर 1 से एक और एरो निकल रहा है, ये 3 तक जा रहा है, फिर 1 से एक और एरो निकल रहा है, ये 4 तक जा रहा है, 2 से 2 एरो जा रहे हैं, एक एरो 2 की तरफ जा रहा है, एक एरो 4 की तरफ जा रहा है, 3 से सिर्फ एक एरो जा रहा है 3 तक, 4 से सिर्फ एक एरो जा रहा है 4 तक। तो ये इसमें जो जहां से एरो निकल रहा है ये हमारा पहला एलिमेंट है और जहां पर खत्म हो रहा है, ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो हमारा दूसरा एलिमेंट है। यहां तक बातें समझ आ गई। ये तकरीबन वही पुरानी बातें हैं, सिर्फ इसमें हम एक स्पेशल केस की बात कर रहे हैं जिसमें दोनों सेट्स आइडेंटिकल हैं। एक ही सेट के ऊपर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाया, उसी के सबसेट से हमने रिलेशन डिफाइन किए। अब हम एक और इसके ऊपर गुफ्तगू मजीद नहीं करेंगे, ये चीजें मैंने आपको समझा दी हैं कि अगर हमारे पास ए क्रॉस ए हो तो उसकी जो पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो उसके अंदर आ सकते हैं वो n स्क्वायर हैं और पॉसिबल जो सबसेट्स हैं, ये पॉसिबल रिलेशंस हैं, वो क्या बनेंगे, उन n स्क्वायर का जो आंसर होगा उसको 2 की पावर में ले लें और उसका जो जवाब आएगा वो आपके पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे। इम्तिहान के नुक्ता नजर से ये बहुत अहम प्रॉपर्टीज हैं, ये फॉर्मूलाज बहुत अहम है। कार्डिनैलिटी सेट की हो या कार्डिनैलिटी रिलेशन की हो, कार्डिनैलिटी आपकी पावर सेट के हवाले से हो या ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी की हो, ये आपको निकालना आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं रिलेशन ऑन सेट की प्रॉपर्टीज के बारे में। इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये सजेस्ट करती है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं किसी भी सेट के अंदर, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है 1 1 सेट है 1 2 3 4, ये मेरे पास एक सेट है जिसको मैंने नाम दिया हुआ है ए का। अच्छा, यहां पर एक चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये ए जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो सेट है उसका नाम ए हो, सेट का नाम बी भी हो सकता है, सेट का नाम सी भी हो सकता है, सेट का नाम डी भी हो सकता है। ए हमने बस ऐसे ही कन्वेंशन के तौर पर आसानी के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। तो आप इसके लिए ए के साथ स्टिक ना रहें। ए कोई भी आर्बिट्रेरी सेट है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3, उसका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो उसके अंदर कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे होंगे जिनमें पहला और दूसरा एलिमेंट एक ही जैसे होंगे। मिसाल के तौर पर ए क्रॉस ए लें या बी क्रॉस बी ले लें तो उसमें जो एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे 1 1 2 2 3 3,
ये पॉसिबल है। इसके अलावा हो सकता है 2 1 हो सकता है 3 1 हो सकता है 2 3 हो सकता है 3 2 हो। तो ये जो स्पेशल केस है ना कि 1 1 हमारे सेट का हिस्सा है, 2 2 हमारे सेट का हिस्सा है, 3 3 हमारे सेट का हिस्सा है, ये वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिनमें जो पहला एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट है वो सेम है, यानी पहला और दूसरा एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल है, ए इज इक्वल टू बी, ये केस है हमारा। तो ऐसा रिलेशन जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हमारे ओरिजिनल सेट के अंदर मौजूद है उनका वो ऑर्डर पेयर जिसमें दोनों एलिमेंट सेम हो, वो हमारे रिलेशन का हिस्सा हो, तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फॉर्मली अगर मैं इसको डिफाइन करूं, सो अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ a comma a in relation r, if a comma a is in relation r for every element a in set a। इसी चीज को अगर मैं क्वांटिफायर्स के जरिए से दिखाना चाहूं तो आप जानते हैं कि हम उसमें फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट वाले नोटेशंस इस्तेमाल करते हैं। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर वेयर द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स या डोमेन ऑफ द रिलेशन इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए। ठीक है जी, यहां तक बात समझ आ गई। अब हम इसकी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब इसका अगर आप ए क्रॉस ए लें तो उसमें लाजमी बात है 1 1 वाला ऑर्डर पेयर भी आएगा, 2 2 वाला ऑर्डर पेयर भी आएगा, 3 3 वाला ऑर्डर पेयर भी आएगा और 4 4 वाला ऑर्डर पेयर भी आएगा। तो ऐसा रिलेशन जिसमें 1 1 2 2 3 3 और 4 4 ये सब शामिल हो उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकते हैं। याद रखें इस सेट से टोटल पॉसिबल जो रिलेशंस हैं वो बनेंगे। अब इसको देखें, टोटल इसकी तादाद कितनी है? 4 4 की ताकत लें 2, कितना आता है? 16। 2 की ताकत 16 विच इज इक्वल टू, आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा, बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, सो इतने जो हमारे पास रिलेशंस हैं वो बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव कौन से वाले होंगे? जिसमें 1 1 2 2 3 3 और 4 4 ये लाजमी शामिल हो। इसके अलावा कुछ हो सकते हैं और एलिमेंट्स, नहीं भी हो सकते। हो सकता है कि सिर्फ यही शामिल हो, 1 1 2 2 3 3 4 4 हो सकता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे शामिल हो। मिसाल के तौर पर ये एक रिलेशन है 1 1 1 2 2 1 2 2 3 4 4 1 4 4। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? आपको क्या लगता है? जी, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 1 मौजूद है, 2 2 मौजूद है, 4 4 मौजूद है, लेकिन 3 3 मौजूद नहीं है। इस वजह से ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक और रिलेशन देखते हैं, इसमें है 1 1 1 2 2 1। अब इसमें भी देखें 1 1 शामिल है, 2 2 शामिल नहीं है, 3 3 शामिल नहीं है, 4 4 शामिल नहीं है। एक और रिलेशन देखते हैं, इसमें देखें 1 1 शामिल है, 2 2 भी शामिल है और 3 3 भी शामिल है, 4 4 भी शामिल है। 1 1 2 2 3 3 4 4, लिहाजा ये रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, एक और रिलेशन देखते हैं 2 1 3 1 3 2 4 1 4 2 4 3। इसमें देखें तो ना 1 1 शामिल है, ना 2 2 शामिल है, ना 3 3 और ना 4 4। ठीक है, तो ये वाला जो रिलेशन है ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसी तरह से ये वाला हमारा अगला जो रिलेशन है उसको देखें तो ये है जी 1 1 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 3 3 3 4 एंड 4 4। तो इसमें भी 1 1 भी शामिल है, 2 2 भी शामिल है, 3 3 भी शामिल है और 4 4 भी शामिल है। लिहाजा ये भी हमारा एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगला रिलेशन देखें, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है 3 4,
इसमें ना 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, ना 4 4 है, कोई भी शामिल नहीं है, लिहाजा ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास एक सेट हो, हम उससे ये मालूम कर सकते हैं कि उसके कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बन सकते हैं। जी बिल्कुल हम कर सकते हैं। देखें, हमारा जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ऑर्डर पेयर ए ए हमारे आर का हिस्सा लाजमन होना चाहिए। तो इस लिहाज से एन एलिमेंट्स तो लाजमी आएंगे। ठीक है, एन एलिमेंट से मुराद ये है कि जो कार्डिनलिटी होगी ओरिजिनल सेट की, ए की कार्डिनलिटी, नॉट ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ए की बात कर रहा हूं। ए की कार्डिनलिटी है एन। फॉर एग्जाम्पल, एन इज एनी आर्बिट्रेरी नंबर, ठीक है, ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो 1 2 3 तीन एलिमेंट्स है मेरे पास इस केस के अंदर, तो मेरा एन बनता है 3। तो ये 3 तो ऑर्डर पेयर लाजमी आएंगे मेरे सेट के अंदर, 1 1 2 2 3 3। इसके अलावा कितने आ सकते हैं? इसके अलावा किसी भी ऑर्डर पेयर के आने के n-1 चांसेस होते हैं। n तो चांसेस हो गया ना, n तो हो गए हमारे ए। इसी तरह से किसी और ऑर्डर पेयर के आने के, यानी उस एलिमेंट को छोड़ के और कितने बनते हैं? n-1 बनते हैं ना। तो उसके जो पहला एलिमेंट है तो वो तो आ गया 1, ठीक हो गया। ए हमारा हो गया, टोटल n हो गए। जो बाकी बचते हैं n-1 ऑर्डर पेयर्स बनते हैं, जिनमें जो ए और बी हैं ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, ये सिमिलर नहीं होंगे। लिहाजा टोटल n इंटू n-1 ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं जिनमें a इज नॉट इक्वल टू b। तो जो कार्डिनलिटी हमारी निकलती है रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की कि कितने बन सकते हैं टोटल, वो हमें इस फॉर्मूले से बनेगी 2 n इंटू n-1। अब इस चीज को समझने के लिए ना हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक सेट है, इसके अंदर दो ही एलिमेंट्स हैं, 1 और 2। ए क्रॉस ए लिया, 1 1 1 2 2 1 2 2। ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स आ गए? 4। अब इसमें से दो एलिमेंट्स 1 1 और 2 2, ये तो लाजमी बात है कि हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन का हिस्सा होंगे। अब जो बाकी दो हैं उनके बारे में जो पॉसिबिलिटीज हैं, वो एक पॉसिबिलिटी ये है कि वो दोनों ही नाम हो, मौजूद ही ना हो, फिर भी हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि हमारा जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है उसकी कंडीशन ये है कि 1 1 भी हो और 2 2 भी हो। तो 1 2 और 2 1 हो सकता है ये दोनों मौजूद ही ना हो, एक पॉसिबिलिटी होगी ये। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इन दोनों में से एक मौजूद हो। अगर हम कहते हैं कि ये दूसरी पॉसिबिलिटी, ये टोटल 2 बनती है, या तो 1 2 होगा या 2 1 होगा। तो जो दो पॉसिबिलिटीज ये बन गई। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये दोनों मौजूद हो। तो ये टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई? 4। एक पॉसिबिलिटी कि ये कि दोनों मौजूद ना हो, दूसरी पॉसिबिलिटी ये 1 2 हो और 2 1 ना हो, तीसरी पॉसिबिलिटी ये 2 1 हो और 1 2 ना हो, चौथी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये दोनों शामिल हो। ठीक हो गया। तो ये टोटल 4 रिफ्लेक्सिव रिलेशन इससे बन सकते हैं। अब अगर हम इसी चीज को फॉर्मूला की मदद से देखें तो आप देखते हैं कि 2 into 2 minus 1 which is equal to 2 and equal to 4। तो ठीक है, 4 पॉसिबिलिटीज हैं। हमारे पास एक बड़ा सेट अगर आ जाए तो हमें उसमें से इस तरह से हम पॉसिबिलिटीज नहीं निकाल सकते कि हम एक एक पॉसिबिलिटी को देखते रहें। तो ये फार्मूला लगा के आप रेडली पता कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने आ सकते हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से। सो लेट्स से मेरे पास एक और सेट है 1 2 3, उसके एलिमेंट्स है। अब मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स किए हैं 3 टोटल, सिर्फ एक एलिमेंट का इजाफा किया है। अब इसका इफेक्ट चेक कीजिएगा।
ए क्रॉस ए जो मेरे पास बनता है वो क्या बनता है, वो ये सेट बनता है। और इसके ऊपर कितने पॉसिबल हमारे पास रिलेशंस बनते हैं रिफ्लेक्सिव जो, उनमें 1 1 भी शामिल होगा, 2 2 भी शामिल होगा, 3 3 भी शामिल होगा। ठीक हो गया। सिर्फ एक एलिमेंट के बढ़ाने से हमारे पास जो पॉसिबल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हैं वो कितने हो गए, 64। अब आप एक और बढ़ाकर देख लें तो वो कितना बनेंगे, 4 इंटू 4 माइनस 1, 2⁻12। अब उसको अगर आप निकालेंगे तो वो तकरीबन जाकर बनेगा मेरे ख्याल में 4000 से भी ज्यादा जाकर बनेगा। ठीक हो गया बेटे। तो इसलिए इस फॉर्मूले की मदद से हम बगैर उस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व किए ये पता कर लेते हैं कि टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशन इससे कितने बन सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की, वो है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ BA is element of R whenever AB is element of R। आसान लफ्जों में कि अगर हमारे पास AB हमारे रिलेशन R का हिस्सा हो तो BA भी हमारे रिलेशन R का हिस्सा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो हमारा रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगा। अगर हम इसी चीज को मैथमेटिकली दिखाएं तो ये कहते हैं कि फॉर ऑल A फॉर ऑल B, if A B belongs to R then BA belongs to R। इंप्लीकेशन का रिलेशन है। ठीक है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक रिलेशन है, उसके अंदर अगर 2 3 मौजूद हो तो फिर लाजमी बात है 3 2 भी मौजूद होना चाहिए अगर वो सिमेट्रिक है। अगर वो सिमेट्रिक नहीं है तो फिर पॉसिबिलिटी है हो, पॉसिबिलिटी है ना हो। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए ये जरूरी केस है। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर ये एक R1 है, 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 4। अब आप ये बताएं कि क्या ये सिमेट्रिक है। देखें 2 2 आइडेंटिकल है, एक ही है, तो ये तो ठीक है जी। अगर हम इसको कहें कि ये ए बी बी ए, दोनों बातें ठीक है क्योंकि दोनों एलिमेंट्स आइडेंटिकल है। 2 3 मौजूद है तो लिहाजा अब इनकी जगह एक्सचेंज करके देखें, 3 2 मौजूद है, बिल्कुल 3 2 मौजूद है। 2 4, क्या 4 2 मौजूद है, नहीं 4 2 मौजूद नहीं है, लिहाजा ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अगला रिलेशन देखते हैं, R2 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 4 4। अब इसमें देखें 1 1, इसका जो उलट पेयर आएगा वो भी 1 1 होगा। 1 2, इसका जो उलट पेयर आएगा वो 2 1 है, वो हमारे रिलेशन का हिस्सा है। इसके बाद है 2 2, उसका जो उलट रिलेशन आएगा वो भी 2 2 आएगा। फिर 3 3, उसका उलट रिलेशन वो 3 3 आएगा। 4 4, उसका उलट रिलेशन 4 4। ऑलराइट, इसका मतलब है कि इसमें जितने भी ए बी हैं उनके लिए बी ए मौजूद है, लिहाजा हमारा ये रिलेशन सिमेट्रिक है। एक और रिलेशन देखते हैं, 2 4 4 2। 2 4 मौजूद है, इसको उलट करके देखें 4 2, वो भी मौजूद है, लिहाजा ये रिलेशन सिमेट्रिक है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं अगली प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक क्या है कि a relation R on a set A such that for all A B belongs to A, if AB is member of relation R and BA is member of relation R, this implies that A is equal to B। ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। ये ट्रिकी पार्ट इसलिए है कि इसमें हम ये कह रहे हैं कि जितने भी ए बी बिलोंगिंग टू आर हैं उनमें बी ए भी आर का हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि ए इज इक्वल टू बी। हमारा जो प्रीमाइस है वो ये है, इसको हम हाइपोथेसिस भी कहते हैं, और हमारा जो कंक्लूजन है वो ये है। दूसरे लफ्जों में हम असल में ये कह रहे हैं कि जो ऑर्डर पेयर्स हैं ए बी और बी ए, ये एक्चुअली आइडेंटिकल है। इनमें दोनों एलिमेंट्स जो हैं, यानी ये ए बी कोई डिफरेंट एलिमेंट नहीं है, ये ए बी एक ही एलिमेंट है। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था ए ए, ठीक है, ये कोई डिफरेंट एलिमेंट नहीं है, ये सेम है। मिसाल के तौर पर 1 1 2 2 3 3 4 4, ठीक हो गया। ये किसी रिलेशन के ऊपर डिफाइंड है, तो इसमें ये देखें, ये ए है, ये मेरा बी है, ठीक है, ये ए और ये बी। अब इसको अगर उलट देखें फिर भी ये वही निकलेगा।
अब दो दफा तो हम इसको लिख नहीं सकते, सेट की ये प्रॉपर्टी है ना कि उसमें कोई एलिमेंट एक ही दफा आता है, दो दफा नहीं आता। वन वन और वन वन नहीं लिखेंगे, एक दफा वन वन लिख दिया और राइट। तो वन वन ये हमने जब लिखा है तो ये इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक में क्या फर्क है, क्या ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है? नहीं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, बल्कि ये हो सकता है कि एक रिलेशन सिमेट्रिक भी हो और एंटी सिमेट्रिक भी हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर 2 2 4 4, अगर ये हमारा जो सेट है वो दिया हुआ हो a इज इक्वल टू 2 4, ठीक है, a इज इक्वल टू 2 4, तो ये भाई सिमेट्रिक भी है। क्यों? कि भाई फॉर ऑल ए बी, बी इज एलिमेंट ऑफ रिलेशन। ठीक है, 2 2 को अगर आप उल्टा करके देखें तो वो भी 2 2 आएगा, 4 4 को उल्टा करके देखें तो वो भी 4 4 आएगा। ठीक है, तो अब ये एंटी सिमेट्रिक भी है। क्यों? दोनों एलिमेंट्स आइडेंटिकल है। अगली प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या है? अ रिलेशन आर ऑन अ सेट A is called transitive if whenever A, B is a member of R and BC is member of R, then AC is member of R। जितने भी हमारे पास, यानी अगर हमारे पास AB हो हमारे सेट के अंदर, BC हो और AC भी मौजूद हो, तो हम उसको कहते हैं ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ये क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, मैथमेटिकली आप उसको इस अंदाज में डिनोट करते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक फंक्शन है, रिलेशन है 2 1 1 4 एंड 2 4। इसमें देखें ये हमारा ए बी है, जिसमें ए है 2, बी है 1, एक है बी सी जिसमें 1 जो है वो बी है और 4 क्या है? सी। आगे देखें 2 4, ये 2 हमारा ए है और ये 4 हमारा सी है। तो अगर इस तरह का हमारे पास रिलेशन हो तो हम उसको कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हम कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं। स्पेशल केस ये है कि शो दैट रिलेशन R इज इक्वल टू फी ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट S इज बोथ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिलेशन, मैंने आपसे बात की थी कि जो खाली सेट है वो भी एक रिलेशन है, और रिलेशन किसी ऐसे सेट के ऊपर है जो नॉन एम्प्टी हो, तो वो सिमेट्रिक भी होगा, वो ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, इसका प्रूफ कैसे निकालेंगे? अच्छा, इसका प्रूफ जो है उसको हम बोलते हैं वैक्वस प्रूफ। वैक्वस प्रूफ क्या होते हैं? ये ऐसे प्रूफ्स हैं जिनमें हमारा जो हाइपोथेसिस और कंक्लूजन का रिलेशन है उसको फॉल्स करने के लिए हमारे पास कोई आर्ग्यूमेंट ना हो। प्रूफ करने के लिए आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको फॉल्स करने के लिए हमारे पास आर्गुमेंट ना हो, तो हम कहते हैं कि ये प्रूव्ड है। इसको बोलते हैं वैक्वस प्रूफ। ठीक है, अब बाय डेफिनेशन ऑफ अ सिमेट्रिक रिलेशन हम कहते हैं कि फॉर ऑल ए, फॉर ऑल बी एंड एस, ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यही बात हमने की थी थोड़ी देर पहले कि अगर हम ये साबित करना चाहते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है, तो जितने ए बी होंगे उतने भी ए बी होंगे। ठीक, ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, बट ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। वाई? बिकॉज आर इज इक्वल टू फी। हमारा जो आर है ये खाली सेट है। ठीक, ये हमारी बात फॉल्स हो गई। बी ए बिलोंग्स टू आर, ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जो रिलेशन आर है वो एम्प्टी सेट है, और हम जानते हैं कि एफ इंप्लाइज एफ। हाइपोथेसिस भी फॉल्स हो, कंक्लूजन भी फॉल्स हो, तो हमारा आर्गुमेंट ट्रू होता है। हमारा आर्गुमेंट क्या होता है? ट्रू होता है। ये हम पहले चैप्टर में देख चुके हैं रूल्स ऑफ इन्फेरेंस की मदद से। क्योंकि हमारा हाइपोथेसिस कभी ट्रू नहीं हो सकता, हमारा कंक्लूजन भी ट्रू नहीं हो रहा, लिहाजा जो स्टेटमेंट है कि जी आर इज सिमेट्रिक, ये ट्रू है। अब हम देखते हैं दूसरी बात, ट्रांजिटिविटी वाली।
ठीक है, ये मैंने वैसे लिख भी दिया है कि इस तरह के प्रूफ्स को कहते हैं वैकोस प्रूफ, जिनमें जो हमारा आर्गुमेंट है उसको फॉल्स करने के लिए हमारे पास कोई आर्गुमेंट ना हो, ऐसे प्रूफ को कहते हैं वैकोस प्रूफ। अब दूसरी चीज देखते हैं, ठीक है, कि ये सिमेट्रिक तो हमने देख लिया, अब हम ट्रांजिटिव को देखते हैं। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या की थी? फॉर ऑल ए बी एंड सी एंड एस, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक हो गया। अब जो ए बी है वो आर में मौजूद है, ये फॉल्स है क्योंकि आर एम्प्टी सेट है। बी सी बिलोंग्स टू आर, ये भी फॉल्स है क्योंकि आर जो है वो एम्प्टी सेट है। इसी तरह से ए सी बिलोंग्स टू आर, ये भी हमारा क्या है? फॉल्स है क्योंकि आर हमारा एम्प्टी सेट है। सो एफ एंड एफ दोनों फॉल्स हो तो इसका आंसर क्या आता है? फॉल्स। फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स, इट इज ऑलवेज ट्रू, दस दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ये जो रिलेशन है ये क्या है? ट्रांजिटिव है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि जो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है वो ये है कि जितने भी एलिमेंट्स एस के अंदर मौजूद हो, जितने भी एलिमेंट्स एस के अंदर मौजूद हो, उनके एक ऐसे ऑर्डर पेयर आएंगे जिनमें दोनों एलिमेंट्स आइडेंटिकल होंगे, और अगर वो तमाम के तमाम हमारे रिलेशन का पार्ट हो तभी जाकर हमारा जो रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव होता है। तो चूंकि हमारा जो रिलेशन है वो एक खाली सेट है, लिहाजा ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट देना चाहता हूं, होम असाइनमेंट के तौर पर, ठीक है। ये वैसे मैंने रिफ्लेक्सिव का दिखाया हुआ है, ठीक है, कि हमने अगर एक्स कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लें एस का, ठीक है, क्योंकि एस जो है वो नॉन एम्प्टी है, तो इसका मतलब है कि एक्स एस एक्स, यानी एक्स अगर एस का हिस्सा हो तो एक्स एक्स को आर में होना जरूरी है, लेकिन चूंकि आर खाली सेट है लिहाजा हमारी ये बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, इसलिए हमारा ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। होम असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने ये शो करना है कि हमारा आर भी एम्प्टी सेट है और एस भी एम्प्टी सेट है। शो ये करना है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, ये ट्रांजिटिव भी है। आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, हम उसको रिपीट करेंगे, दोबारा समझने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह हमें समझ आ जाएगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।